हेलो आवर लिटिल चैम्पियंस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल नीट बायो साइंस पर आज आपका वेलकम। आज हमने शुरू कर रखा है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, उसका जो नेक्स्ट डिफेक्ट है हम पढ़ते हैं हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया हम पढ़ के आ चुके हैं, आज देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। मैंने आपको पहले भी इजी वे में ही बताया है कि लॉन्ग का मतलब क्या होगा? दूर यानी डिस्टिंक्ट, और साइटेड मतलब देखना, यानी हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं, यानी लॉन्ग साइटेडनेस, दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। अगर दूर के को देख सकते हैं तो किसको नहीं देख सकते? नियर बाय ऑब्जेक्ट को। एक बार डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। ए पर्सन कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, कि वो जो उसके नज़दीक के ऑब्जेक्ट हैं उनको नहीं देख सकता, लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकता है क्लियरली। बट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वो दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख सकता है। जो हमें पता है हमारी जो आईज है, आई का नॉर्मल जो विजन पावर है वो क्या होती है? इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर, यानी हम इन्फिनिटी से लेकर 25 सेंटीमीटर के बीच का डिस्टेंस देख सकते हैं। अगर हम 25 से नज़दीक लेकर आएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को आसानी से या क्लियरली नहीं देख सकते। ये हमारी आई की रेंज ऑफ विजन है, ठीक है। तो क्या होगा? जो हाइपरमेट्रोपिया पर्सन होगा या हाइपरमेट्रोपिया जो आई होगी, जो उसका नियर बाय पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो जाएगा। यानी मान लो जो नियर बाय पॉइंट ये 25 सेंटीमीटर हो गया आइज़ का, लेकिन ये होना चाहिए था नॉर्मल आई का इतना। लेकिन जब अगर आइज़ हाइपरमेट्रोपिक है, हाइपरमेट्रोपिया है, तो क्या होगा? ये 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। यानी ये अगर 25 सेंटीमीटर इतना है तो ये जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है वो ये डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस से नहीं देख सकता, उसको इतना डिस्टेंस चाहिए देखने के लिए। ये आपने देखा भी होगा जब कभी आप गली वगैरह से निकलते हो, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, या जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है वो न्यूज़पेपर को ऐसे पकड़े हुए होते हैं और फिर पढ़ते हैं उसको। हम न्यूज़पेपर को ऐसे पकड़ कर पढ़ते हैं, लेकिन वो ऐसे अपने आर्म्स को पूरा लंबा करके ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि उनको नज़दीक का दिखाई नहीं देता, उनको 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से दिखाई नहीं देता, उनको ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए देखने के लिए। तो जो नियर बाय पॉइंट होता है हाइपरमेट्रोपिक आई का, वो 25 सेंटीमीटर से क्या ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कॉज्ड क्या हो गए हाइपरमेट्रोपिक आई के, किस वजह से हुआ? या ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ ए लेंस। हमने अकोमोडेशन के अंदर पढ़ा है कि लेंस की कन्वर्जिंग पावर होनी चाहिए। अगर लेंस की कन्वर्जिंग पावर लो हो गई, एक नॉर्मल कन्वर्जिंग पावर से अगर लेंस की कन्वर्जिंग पावर लो हो गई तो क्या हो जाएगा? हाइपरमेट्रोपिक आई। तो लेंस की कन्वर्जिंग पावर लो क्यों हो जाती है, इसका रीजन देखते हैं। जो सिलेरी मसल्स बिकम वीक, जो हमारी सिलेरी मसल्स हैं, यहाँ पर जो भी हमारी सिलेरी मसल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। वीक होने की वजह से जो उनकी कॉन्ट्रैक्शन की पावर थी, जितना उनको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। हमने उसमें पढ़ा था अकोमोडेशन में कि कॉन्ट्रैक्ट अगर करेगी तो वो क्या करेंगी? लिगामेंट को थोड़ा सा लूज छोड़ देंगी। अगर लिगामेंट लूज हुए तो लेंस क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा, मोटा बन जाएगा लेंस। लेकिन अब क्या हुआ? जो आई की सिलेरी मसल्स हैं वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रही, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, तो लिगामेंट को लूज नहीं छोड़ रही। अगर लिगामेंट को लूज नहीं छोड़ेगी तो आई लेंस थिक नहीं होगा। अगर आई लेंस थिक नहीं हुआ, यानी कांट मेक आई लेंस थिकर, तो आई लेंस अगर थिक नहीं हुआ तो उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होगी? कम होगी। यानी हमें क्या करनी है? टू इंक्रीज द कन्वर्जिंग पावर। जितना ज़्यादा लेंस थिक होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? कन्वर्जिंग पावर। अगर कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा क्यों चाहिए हमें? क्योंकि अगर नियर ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो उनकी डाइवर्जिंग पावर ज़्यादा होती है। अब हाई डाइवर्जिंग पावर को हाई एंगल पर कन्वर्ज करना है हमें, तभी तो हमारी रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी। लेकिन क्या हुआ? सिलेरी मसल्स वीक हो गई, कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं किया, लेंस अच्छे से थिक नहीं हुआ, कम थिक हुआ, तो लेंस की कन्वर्जिंग पावर क्या रही? कम रही ना, क्योंकि वो कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज ही नहीं कर सका।
तो लेंस की कन्वर्जिंग पावर अगर कम रही तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड दी रेटिना, क्योंकि जितना उसको कन्वर्ज करना चाहिए था, मान लो ये थी लेंस की कन्वर्जिंग पावर, लेंस को इतना कन्वर्ज करना था इन रे ऑफ लाइट को जो यहाँ से आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे लेंस हो गया, उसको इन लेंस को कन्वर्जिंग पावर इतनी होनी चाहिए थी कि उसको इस पॉइंट पे कन्वर्ज करना था, लेकिन लेंस हमारा लंबा रहा, थिक रहा, मोटा नहीं हुआ, तो लेंस इनको कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है। यानी तो जो इमेज कहाँ बन रही है वो रेटिना यहाँ होता है, यहाँ था, तो इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड दी रेटिना, ठीक है। एक हो सकता है ड्यू टू द आई बाल बीइंग टू शॉर्ट, जो आई बाल मैंने आपको बताया आई बाल का डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर के आसपास है। अगर आई बाल का डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, आई बाल बीइंग टू शॉर्ट। अगर आई बाल का डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर से कम हो गया, यानी आई बाल हमारी छोटी हो गई, तो क्या हो जाएगा, रेटिना आगे की साइड आ जाएगा, और रेटिना जैसे ही आगे की साइड आ जाएगा तो क्या होगा, इमेज तो पीछे ही बनेगी, तो हमें इमेज दिखाई नहीं देगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड दी रेटिना। एक बार इस कंडीशन को इन केस से समझ लेते हैं कि क्या दे रखा है इसके अंदर। जैसे फर्स्ट हमने ले लिया पॉइंट नियर बाय ऑब्जेक्ट और नॉर्मल नियर पॉइंट, ये है हमारा नॉर्मल नियर पॉइंट। आई का नॉर्मल नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर जो आई का नॉर्मल नियर पॉइंट है, उससे जो डाइवर्जिंग रे निकलेगी, यानी ऑब्जेक्ट से जो डाइवर्जिंग रे निकलेगी, तो क्या होगा, या तो हमारी आई बाल शॉर्ट हो गई या लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम हो गई, तो इसकी वजह से लेंस कहाँ इमेज बनाएगा, यहाँ पर, और बने रेटिना कहाँ है, यहाँ पर। क्योंकि मान लो हमारे आई बाल पहले ये थी, लेकिन आई बाल क्या हो गई, शॉर्ट हो गई तो रेटिना आगे आ गया, लेकिन हमारा जो आई लेंस था उसकी कन्वर्जिंग पावर कम ही रही, तो लेंस इसको रे ऑफ लाइट को इस पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं कर पाया, उसकी वजह से इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड दी रेटिना, यानी रेटिना के पीछे। ये थी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में देखते हैं एक बार, जो हमारा नॉर्मल नियर पॉइंट ये क्या है, यही है ओ पॉइंट, कितना डिस्टेंस होगा, 25 सेंटीमीटर। अब हमने ये पढ़ा है कि जो आई का नॉर्मल नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होगा, जो मोर देन 25 सेंटीमीटर आई का ये नॉर्मल नियर पॉइंट था, तो आई इस पॉइंट तक देख सकती है, यानी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया आई का ये पॉइंट, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई क्या होगा, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तब इमेज कहाँ बनेगी, ऑन रेटिना, रेटिना के एग्जैक्ट ऊपर, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन में हम देख लेते हैं कि ये है थर्ड कंडीशन कोरेक्शन की, यानी हम कोरेक्ट कर रहे हैं हाइपरमेट्रोपिक आई को। कोरेक्शन के लिए, हाइपरमेट्रोपिक आई की कोरेक्शन के लिए जो हम स्पेक्टिकल्स यूज करेंगे, उनके अंदर जो लेंस यूज होगा वो कौन सा लेंस यूज होगा, कॉन्वेक्स लेंस। ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, कौन सा लेंस यूज होगा, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी का आपको पता है, कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, रे ऑफ लाइट को हाईली कन्वर्ज करता है, यही हमें चाहिए। अब ये हमारा था नॉर्मल नियर पॉइंट, या जो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट से, यानी 25 सेंटीमीटर, ये अगर मान लो मैंने यहाँ पर बुक रख रखी है, 25 सेंटीमीटर से जो रे ऑफ लाइट निकलेंगी, वो रे ऑफ लाइट किसके ऊपर जाएगी, पहले फर्स्ट वाले कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। अब ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इनको हाईली कन्वर्ज करेगा, हाईली कन्वर्ज करेगा, तो इमेज कहाँ बनी, यहाँ पर, यानी एन के ऊपर इमेज बन गई, एन के ऊपर हमारी क्या बन गई, इमेज। इस ऑब्जेक्ट से, नियर बाय पॉइंट से, जो बुक से ये रे ऑफ लाइट निकली थी, जो हमने लेंस हमारे स्पेक्टिकल के अंदर डाला है, वो लेंस क्या करेगा, यहाँ से जो डाइवर्जिंग रे जाएगी उनको कन्वर्ज कर देगा किसी एक पॉइंट के ऊपर, और वो पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट एन पॉइंट, और उस जिस पॉइंट के ऊपर इसने कन्वर्ज किया है उस रे ऑफ लाइट को, वो वहाँ पर क्या बनेगी, हमारी इमेज। तो इमेज अगर लेंस के
सामने बन रही है, इस साइड बन रही है, तो कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज बन गई एट एन पॉइंट। अब इस इमेज से, इस पॉइंट से रे ऑफ लाइट जो निकलेगी, वो रे ऑफ लाइट दोबारा से इस लेंस के अंदर जब एंटर करेंगी तो वो उनको फिर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, फिर कन्वर्जिंग पावर, जो ये कुछ रे ऑफ लाइट पहले वाले लेंस ने कन्वर्ज कर दी, फिर एंट्री करेंगी वो सेकंड लेंस के अंदर जो आई लेंस है, फिर ये इनको कन्वर्ज और कन्वर्ज कर देगा। यानी फर्स्टली कन्वर्ज बाय आउटर साइड लेंस, देन कन्वर्ज बाय आई लेंस। अब इनकी कन्वर्जिंग पावर इतनी बढ़ गई कि जो इमेज कहाँ पर बन जाएगी? रेटिना के ऊपर। ये हम यूज करते हैं कोरेक्शन के लिए, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें क्या था, हमारा नियर बाय पॉइंट 25 सेंटीमीटर हमने ले लिया। हमें पता हाइपरमेट्रोपिक पर्सन 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस को नहीं देख पाता, तो क्या होगा? इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड रेटिना। सेकंड कंडीशन में हमने देखा कि हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का फिर नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर नहीं है, तो कितना होगा? वो कितना होगा? मोर देन 25 सेंटीमीटर। यानी ये वो पॉइंट होगा जहाँ से हाइपरमेट्रोपिक पर्सन आसानी से देख सकता है। इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के ऊपर। थर्ड में हमने यूज किया कोरेक्शन। कोरेक्शन में क्या होगा? जो इमेज हमने ऑब्जेक्ट रख लिया 25 सेंटीमीटर के ऊपर, तो जो हमारा लेंस था, हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है, वो इमेज बनाएगा एट एन पॉइंट के ऊपर। जो ये एन पॉइंट के ऊपर इमेज बनी, फिर इस इमेज से जो रे ऑफ लाइट निकलेगी वो उनको फर्स्टली कन्वर्ज करेगा अगेन कॉन्वेक्स लेंस, और फिर कौन कन्वर्ज करेगा? आई लेंस, आई कॉन्वेक्स लेंस। तो इमेज कहाँ पर बनेगी? रेटिना के ऊपर। यानी कन्वर्जिंग हाई हो गई, इतनी हाईली कन्वर्जिंग की वजह से इमेज कहाँ बन जाती है? रेटिना के ऊपर। और जो हमारा ये एन पॉइंट है, यानी वर्चुअल इमेज जहाँ पर बनी है एन पॉइंट, वो बिल्कुल किसके इक्वल है? नियर बाय पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई के इक्वल। ये मैंने आपको उस कंडीशन में भी बताया था मायोपिया के अंदर की भी, जो ये पॉइंट है ये दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये थी तीनों की तीनों कंडीशंस। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अब आपको ये एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है हाइपरमेट्रोपिक आई का। अगर आपने ये थर्ड स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ी है या अच्छे से समझी है तो आप इसको समझ जाओगे कि कैसे हो गए। एक बार आप खुद करके देखो, वीडियो को पॉज करके, फिर हम देखते हैं। अब इसमें बोल रखा है कि नियर बाय पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज क्या है? 1 मीटर। यानी नियर बाय पॉइंट 1 मीटर दे रखा है। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ ए लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट? किस नेचर का? नेचर निकालनी है तो मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पावर निकालनी है तो फोकल लेंथ चाहिए। रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, यानी हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट को खत्म करने के लिए। ठीक है, अब एक बार देखते हैं हम। इसने बोल रखा है कि नियर बाय पॉइंट, इस कंडीशन में आओ आप, नियर बाय पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, यानी ये पॉइंट क्या था? मोर देन 25 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बोला था जो ये पॉइंट है ये किसके इक्वल होगा? वर्चुअल इमेज जो बनेगी एट दैट पॉइंट। यानी इस इमेज के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर क्या बन रही है? इमेज। यानी ये जो नियर बाय पॉइंट हाइपरमेट्रोपिक आई का है वो एक्चुअली क्या है? इमेज डिस्टेंस। यानी हमारे पास v इमेज डिस्टेंस क्या हो गया? 1 मीटर। ठीक है, और इमेज कैसी बनी हुई है? वर्चुअल, इस साइड बनी हुई है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड बनी है, तो किस में लेंगे? माइनस में। तो इमेज क्या हो गई? -1 मीटर। और हम इसको लिख सकते हैं -100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन्होंने दे रखा है कि हमें देखना है u क्या होगा? u यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें पता है हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? नियर पॉइंट के ऊपर, o के ऊपर। यानी ये नियर पॉइंट है i का, तो i का नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर। हम अभी पढ़ के आए हैं i का नियर बाय पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट भी लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में, तो कैसे होगा? माइनस के अंदर। अब मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f = 1/v - 1/u। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/v कितना है? -100, माइनस को आप यहाँ लगा लो, और -1/u कितना है? -25। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं -100 माइनस
क्या हो जाएंगे +25। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और +4, ये माइनस का 1 होगा ना क्योंकि -100 है। अब इनको ये तो आपने मैथ में सीखा ही होगा कि कैसे होगा। 25 को 100 से 25 को 100 से डिवाइड करेंगे, फिर इसकी 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/100 +4 में से -1 गए तो क्या हो जाएगा 3/100। यानी हमारे पास जो 1/f आई वो क्या आई 3/100, और f क्या आ जाएगी, f ओनली क्या होगी, इसको अपोजिट कर देंगे 100/3। अब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 33.3, क्या किस में आएगी वैल्यू सेंटीमीटर। ये हो गई फोकल लेंथ। अब किसके अंदर आई फोकल लेंथ, प्लस या माइनस, प्लस। वैल्यू किसके अंदर है, प्लस के अंदर। अगर वैल्यू प्लस के अंदर है तो हमें पता है वैल्यू प्लस के अंदर, फोकल लेंथ प्लस के अंदर है तो किसकी वैल्यू होगी ये, कॉन्वेक्स लेंस की, क्योंकि कॉन्वेक्स जो लेंस है उसका फोकस हमेशा किस साइड होता है, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में इसका फोकस होगा, यानी इस लेंस का फोकस इस साइड होगा, तो वैल्यू क्या उस साइड वैल्यू किसकी आती है, प्लस की। ये हो गया नेचर, ठीक है। नेचर क्या होगा इसका, रियल। यानी फोकल लेंथ हमारी 33.3 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें निकालनी है पावर। पावर का फॉर्मूला 1/f। अब हमें पता है अगर पावर को हम डायोप्टर में, यूनिट डायोप्टर में रखते हैं तो हमें फोकल लेंथ किस में लेनी होती है, मीटर में। लेकिन हमारी फोकल लेंथ किसके अंदर है, सेंटीमीटर में। तो इसको पहले ही आप मीटर में कन्वर्ट कर लो। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाय 100। जो इसके पीछे ये 3 है, ये 3 3 3 3 कंटिन्यूसली चला जाएगा, इसलिए आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट में अपना आंसर ले सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हम 100 से डिवाइड करेंगे, 33 को 100 से डिवाइड करेंगे, यानी क्या आ जाएगा 0.33। दोनों जीरो काट के अगर पॉइंट ऊपर लगाएंगे तो ये आ जाएगा, ये क्या होगा 0.33 मीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो गया 1/0.33 मीटर, या इसको 1 3 भी रख लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट में हमें आंसर लेना है अपना। अब P क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10/3, तो P हो जाएगा 3.3 डायोप्टर, ठीक है। इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.3 डायोप्टर, यानी पावर क्या आ गई 3.3 डायोप्टर, ठीक है। ये थे हमारा आज का टॉपिक हाइपरमेट्रोपिया। तब तक के लिए हम नेक्स्ट डिफेक्ट कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।